स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। आज के एपिसोड में बात होगी लोथल में बन रहे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एनएमएचसी और भारत के मैरीटाइम हिस्ट्री यानी समुद्र तटीय इतिहास की। गुजरात के लोथल में बन रहे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स साइट को हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने रिव्यू किया है। इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को मिनिस्ट्री द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से सागरमाला स्कीम के तहत डेवलप किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 2022 में लॉन्च किया गया था और इसके लिए 3500 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। इस कॉम्प्लेक्स के जरिए भारत की डाइवर्स मैरीटाइम हिस्ट्री से दुनिया को रूबरू कराया जाएगा और साथ ही लोथल को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित करने की योजना है। इस कॉम्प्लेक्स में 4 थीम पार्क और दुनिया का सबसे लंबा लाइट हाउस म्यूजियम होगा। इसमें हड़प्पन टाइम से लेकर अभी तक की मैरीटाइम हिस्ट्री को दिखाया जाएगा। लोथल की बात करें तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्रमुख साइट है जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। माना जाता है कि लोथल पोर्ट 2200 बीसी पहले बनाया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1954 में इसे खोजा था। एंशंट टाइम में वेस्टर्न एशिया और अफ्रीका से ट्रेड के लिए ये प्रमुख पोर्ट हुआ करता था। एएसआई के मुताबिक लोथल दुनिया का सबसे पुराने नोन डॉक्स में से एक था। भारत के मैरीटाइम हिस्ट्री की बात करें तो इसकी शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी करीब 3000 बीसी से ही हो जाती है। उस समय मेसोपोटामिया के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के ट्रेड रिलेशंस थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उन्नत समुद्री व्यापार के कई एविडेंस मिलते हैं। लोथल में मिला ड्राई डॉक का टाइम पीरियड 2400 बीसी तक जाता है और इस तरह का ये दुनिया का पहला डॉक था जिसमें शिप्स की सर्विस और बर्थ की सुविधाएं थी। वैदिक एज में भी कई जगह बोट्स, शिप और समुद्री यात्राओं के जिक्र मिलते हैं। ऋग्वेद में समुद्र के देवता यानी लॉर्ड ऑफ सी वरुण हैं जिन्हें समुद्री मार्गों के बारे में पूरी जानकारी है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी समुद्री जहाज और यात्राओं का वर्णन है। पुराण भी इस मामले में पीछे नहीं है। नंद और मौर्य एज में समुद्री व्यापार यानी सी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के खूब फलने फूलने के उदाहरण मिलते हैं और इसी ट्रेड के कारण तमाम कंट्रीज़ के साथ भारत की नज़दीकियां थीं। इसने कल्चरल रूप में भी दुनिया के अलग अलग पार्ट्स और भारत के बीच आदान प्रदान किया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए मेगास्थनीज ने उस समय के नेवल वॉर फाइटिंग का वर्णन भी अपने संस्मरणों में किया है। चाणक्य ने भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में समुद्री मार्गों के विभाग के बारे में लिखा है जिसके हेड नवाध्यक्ष यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ द शिप्स हुआ करते थे। इसके अलावा ओशन, लेक्स और सी में नेविगेशन के लिए जिम्मेदार वॉर ऑफिस का वर्णन भी अर्थशास्त्र में मिलता है। मौर्य एम्पेरर अशोक के साम्राज्य में लगभग पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट शामिल था और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों सहित इजिप्ट, सीरिया और मैसिडोनिया के साथ ट्रेड समुद्री रास्तों के जरिए ही होता था। ट्रेड के अलावा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो दूत भेजे थे वे भी इन्हीं समुद्री मार्गों से बाहर गए थे। सातवाहन डायनेस्टी 200 बीसी से लेकर 220 एडी तक यानी करीब 450 साल तक डेक्कन रीजन में सातवाहनों ने रूल किया। डेक्कन में आज के कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के सौराष्ट्र के हिस्से शामिल थे। इन लोगों ने भारत के ईस्टर्न कोस्ट के साथ बंगाल की खाड़ी तक को कंट्रोल किया। सातवाहन पहले नेटिव इंडियन रूलर थे जिनके सिक्कों यानी क्वाइंस पर समुद्री जहाज उकेरे गए थे। 320 से लेकर 500 एडी तक नॉर्दर्न इंडिया से लेकर सेंट्रल और सदर्न इंडिया तक गुप्ता एम्पायर फैला हुआ था। इस पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। गुप्ता पीरियड में ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही कोस्ट पर कई पोर्ट्स बनाए गए जिनके जरिए यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ट्रेड हुआ करता था। बात यदि सदर्न इंडिया की करें तो चोल, चेर और पांड्य साम्राज्य वहां के प्रमुख थे। इन रूलर्स के समय पड़ोसी जावा, सुमात्रा, मलय पेनिनसुला, थाईलैंड और चाइना के साथ समुद्री व्यापार होता था। मानसूनी हवाओं की समझ भी इन्हीं समुद्री यात्राओं के साथ विकसित हुई थी। 3rd से लेकर 13th सेंचुरी तक समुद्री व्यापार के लिए नए पोर्ट बनाए गए जिनमें क्वार्टर, वेयरहाउस और वर्कशॉप्स थी। पांड्य डायनेस्टी में पर्ल फार्मिंग सबसे उल्लेखनीय थी जो सदर्न कोस्ट लाइन पर होती थी। चेर डायनेस्टी में ग्रीक और रोमन के साथ होने वाले व्यापार ने अरब सागर में कई रूट्स बनाए। इस दौरान शिप्स मानसूनी हवाओं के जरिए यात्राएं करते थे।
साउथ में चोल तमिल रूलर्स और श्रीविजय के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स ने इस इलाके में 10th सेंचुरी में इन शक्तियों को कमजोर कर दिया और इसी के साथ अरब सुप्रीमेसी की शुरुआत हुई। इससे करीब 200 साल पहले अरब ट्रेडर्स यहां बसने लगे थे। यही ट्रेडर्स आगे चलकर ईस्ट और वेस्ट के बीच होने वाले ट्रेड में मिडिलमैन बन गए। वेस्ट एशिया, यूरोप, भारत और साउथ ईस्ट एशिया के बीच होने वाले ट्रेड का नोडल पॉइंट बन गया था। 900 से 1300 एडी के बीच का समय साउथ ईस्ट एशिया में मैरीटाइम कॉमर्स के शुरुआती समय के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद मुगलों का नंबर आता है, जिन्होंने 1526 से लेकर 1707 एडी तक शासन किया। लेकिन इस काल में मुगलों ने मैरीटाइम ट्रेड्स और रूट्स पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए अरब्स ने इंडियन ओशन में ट्रेड रूट्स पर मोनोपोली हासिल कर ली। भारत की मैरीटाइम हिस्ट्री बताती है कि इंडियन ओशन पर सब कॉन्टिनेंट का एक छत्र राज्य एकदम शुरुआती समय से ही था और ये सिचुएशन 13th सेंचुरी तक रही। इसका कारण था कि भारतीयों ने पॉलिटिकल गेन्स की बजाय समुद्र का उपयोग ट्रेड के लिए ज्यादा किया। लेकिन 16th सेंचुरी में पोर्तुगीज ट्रेडर्स ने इस इलाके की शांति भंग कर दी, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी पूरे इंडियन ओशन को कंट्रोल करने की थी। यहीं से यूरोपियन पावर्स के बीच भारत के साथ ट्रेड की होड़ शुरू हुई। इसके लिए उन्हें सीधे सी रूट की जरूरत थी और इस मामले में पोर्तुगीज ने लीड हासिल की। वास्को डे गामा ने पुर्तगाल से चलकर केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत तक सी रूट की खोज की और 1498 में वो भारत पहुंचा। फिर पुर्तगालियों ने कालीकट, कोचीन, गोवा और सूरत समेत वेस्टर्न कोस्ट्स पर अपनी फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश की। 1509 में अल्फांसो डी एल्बुकर्क को कोची में पुर्तगाली गवर्नर अपॉइंट किया गया, लेकिन पुर्तगालियों को वहां के लोकल रूलर जमोरिन के साथ हुए कन्फ्लिक्ट में सफलता नहीं मिली। इसीलिए बाद में गोवा पुर्तगालियों का मुख्य गढ़ बन गया। हिंदुस्तान पहुंचने वाले यूरोपियंस में डच दूसरे नंबर पर थे। 1592 में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम से चले डच 1595 में भारत पहुंचे। उन्होंने इंडोनेशिया में आज के जकार्ता और उस समय के बाटविया में अपना बेस बनाया। और इन यूरोपीय लोगों में सबसे पावरफुल थे ब्रिटिश। ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में की। उसके बाद कैप्टन विलियम हॉकिंस की अगुवाई में उनका पहला शिप सूरत पहुंचा। कैप्टन हॉकिंस ने मुगल बादशाह जहांगीर से उसके दरबार में मुलाकात की और व्यापार करने की इजाज़त मांगी। बादशाह ने न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि व्यापार के लिए तमाम फैसिलिटीज़ देने का भी प्रॉमिस किया। ब्रिटिशर्स समुद्री ताकत से भली भांति परिचित थे, इसीलिए उन्होंने नेवल फोर्स पर खास ध्यान दिया। ब्रिटिशर्स का आना न तो पुर्तगालियों को रास आया और न ही मराठास को, इसीलिए मराठों के साथ उनका संघर्ष शुरू हो गया। यूरोपियंस में फ्रेंच सबसे आखिर में भारत आए। 1740 में फ्रेंच ने मॉरिशस में अपना मजबूत बेस बनाया। फिर भारत के गोवा और पौंडीचेरी में ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित किए। विदेशियों में ये फ्रेंच ही पहले थे जिन्होंने 18th सेंचुरी में इंडियन ओशन में ब्रिटिश सुप्रीमेसी को चुनौती दी। दोनों के बीच 1744 से लेकर 1766 तक कई लड़ाइयाँ हुई, जिनमें तमिलनाडु के वांडीवाश में हुई लड़ाई सबसे खास है। 1760 में हुई इस लड़ाई में फ्रेंच हार गए और ये लड़ाई दोनों के लिए डिसाइसिव साबित हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 एडी में फाइटिंग शिप्स का निर्माण करना शुरू किया। 1686 में ज़्यादातर इंग्लिश कॉमर्स बॉम्बे चला गया और वहाँ उसका नाम बॉम्बे मरीन रख दिया गया। 1830 में यही बॉम्बे मरीन आगे चलकर इंडियन नेवी बनी। भारत के पार्टीशन के बाद इस रॉयल नेवी का बंटवारा भी हो गया, जिसमें 2/3 हिस्सा भारत और 1/3 नेवल फोर्स पाकिस्तान के पास गया। रिपब्लिक बनने के बाद भारत में इस फोर्स के नाम से रॉयल वर्ड हटा दिया गया। 22 अप्रैल 1958 को वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी ने इंडियन नेवी के पहले नेवल स्टाफ के रूप में चार्ज लिया। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए वॉर में कराची पोर्ट पर इंडियन नेवी ने जो ज़बरदस्त बमबारी की थी, उसी के याद में हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। आज़ादी के बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी का फोकस भी सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ही रहा, लेकिन 90 के दशक में जब भारत ने अपनी इकोनॉमी दुनिया के लिए खोली तो नए पोर्ट डेवलप करना और जो पोर्ट पहले से हैं उन्हें मॉडर्नाइज करना स्वाभाविक था। 2014 से मैरीटाइम कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड आउटरीच पर विशेष फोकस किया गया है। साउथ ईस्ट और इंडियन ओशन रीजन में भारत ने अपने व्यापारिक और सामरिक हितों के लिए तमाम प्रयास किए हैं।
ऐसे ही प्रयासों में सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पॉलिसी भी एक है। सागर की इसी पहल के साथ अब भारत सरकार ने 2030 के लिए मैरीटाइम विजन तैयार किया है, जिसमें ब्लू इकोनॉमी पर खास फोकस किया गया है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।